हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। माय नेम इज सौरभ यति और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। उसका नाम है दिल्ली यूनियन टसल। पिछले कुछ समय से सर्विसेज के मैटर के ऊपर दिल्ली और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में खींचातानी चल रही है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उसके बाद में प्रेसिडेंट की एक ऑर्डिनेंस आई है और करंट स्टेटस क्या है उस ऑर्डिनेंस का, तो आज हम उस चीज को कवर करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। वाई न्यूज। तो इश्यू क्या है? सो इश्यू इज विथ रिस्पेक्ट टू एंट्री 41 जो कि आपकी लिस्ट 2 में दी गई है, जो कि सर्विसेज से डील करती है। शुरू से शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 लिस्ट्स। पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, ऐसे मैटर्स जिनके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है। सेकेंड लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लेजिस्लेट कर सकता है। और थर्ड लिस्ट होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लेजिस्लेट कर सकते हैं एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, राइट। सो दिल्ली जो है, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। तो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया दिल्ली को यूटीज में भी अंडर आर्टिकल 239 डबल ए, और इस आर्टिकल को ऐड किया गया था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। सो इसके अंदर एक बात कही गई है कि जो स्टेट लिस्ट में 3 मैटर्स आते हैं, दैट इज पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, इन 3 मैटर्स के ऊपर, इन 3 एंट्रीज के ऊपर जो स्टेट लिस्ट में दी गई है, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट नहीं करेगी। इन 3 मैटर्स के ऊपर कौन लेजिस्लेट करेगा? पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगा। इसका कारण क्या है कि दिल्ली सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, दिल्ली हमारी कैपिटल भी है। तो इंडिया का जो फोकल पॉइंट है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा दिल्ली से चलता है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए इन 3 एंट्रीज के ऊपर लेजिस्लेट करने की पावर दी गई है, किसे? पार्लियामेंट को। अब इशू क्या है? पार्लियामेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, वो चाहती है कि सर्विसेज का जो मैटर होता है उसके ऊपर भी अथॉरिटी रहे हमारी, और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सर्विसेज के मैटर्स के ऊपर हमारी अथॉरिटी रहे। अभी सर्विसेज के मैटर होते क्या है? तो हर स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स हुए, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हुए। तो इनके प्रमोशंस, इनके ट्रांसफर्स, इनकी पोस्टिंग के ऊपर किसकी अथॉरिटी रहेगी, किसकी कमांड रहेगी, तो वो सर्विसेज के मैटर के अंदर प्रोवाइडेड होता है। और सर्विसेज का मैटर्स आपको कहाँ मिलता है? एंट्री 41 ऑफ लिस्ट 2, दैट इज स्टेट लिस्ट। तो बाय डिफॉल्ट स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है इन मैटर्स के ऊपर लेजिस्लेट करने की, स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी होती है, राइट। अब इशू क्या है? यूनियन चाहता है कि पार्लियामेंट सर्विसेज के मैटर के ऊपर लॉज बनाए दिल्ली के अंदर, और स्टेट लेजिस्लेचर जो दिल्ली का है वो चाहता है कि भाई सिंस ये एंट्री 41 स्टेट लिस्ट के अंदर दी गई है, तो इसके ऊपर जो अथॉरिटी होती है वो बाय डिफॉल्ट ही स्टेट की होती है, तो देयरफॉर हमारे पास इसकी अथॉरिटी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दिया। किस केस में? सो द केस का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 2023 में ये जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को डील करते हुए ये कहा कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना करंटली, ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 3 मैटर्स, जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कौन से मैटर्स? पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। इन सभी मैटर्स के अलावा जो भी मैटर होते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, तो एलजी है वो बाउंड होंगे किसकी एड एंड एडवाइस से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी रहेगी स्टेट लिस्ट में सभी मैटर्स के ऊपर एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 3 मैटर्स। तो इससे क्या क्लैरिटी हुई कि सर्विसेज का जो मैटर है एंट्री 41, वो भी किसकी पावर में आएगी, किसकी अथॉरिटी में आएगी? वो आएगी स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी में, एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एस्टेब्लिश किया, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये जजमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब 5 जजेस की जब बेंच बैठती है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नाम देते हैं, या इनसे ज्यादा जजेस अगर बैठते हैं एक ही बेंच में तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। सो दिस वाज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट के बाद में क्या हुआ? एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया, एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया। ऑर्डिनेंस कब प्रोमलगेट किया जाता है? जब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, राइट। सो लोकसभा ब्रेक पे था, तो उस समय एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया बाय द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस को इशू किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, और इस ऑर्डिनेंस में काफी सारे चेंजेस किए गए कॉन्सेप्ट में, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर चेंज लाया गया वो था प्रपोज चेंज, जिसके अंदर एक बात की गई कि हम एक कमिटी एस्टेब्लिश करेंगे जिसका नाम होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के पास में एक पावर रहेगी किस चीज को लेके, कि सर्विसेज के मैटर के ऊपर ये अथॉरिटी डील करेगी। और इनके कंपोनेंट्स कौन होंगे? कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा इस अथॉरिटी को? तो चीफ मिनिस्टर होंगे आपके दिल्ली के, और 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर, जिनमें एक चीफ सेक्रेटरी आ जाएंगे दिल्ली के और एक और सीनियर आईएएस ऑफिशियल। तो 3 लोगों की कॉन्स्टिट्यूटेड ये कमिटी रहेगी।
चीफ मिनिस्टर्स एंड 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स। और ये कमेटी कैसे ऑपरेट करेगी? ये कमेटी ऑपरेट करेगी मेजोरिटी के बेसिस के ऊपर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट मेजोरिटी की ओपिनियन के चलते आप सीएम की ओपिनियन को ओवर रूल कर सकते हैं। सीएम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं किसे? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को, वेरस 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स आप ऐसा कह सकते हैं कि यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मैटर के अंदर। तो इशू क्या है कि ओपिनियन ऑफ सीएम में बी ओवररूल्ड बाय मेजोरिटी, 2:1 की मेजोरिटी से आप सीएम की ओपिनियन को ओवररूल कर सकेंगे। और इस कमेटी का नाम क्या है? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। अब ये ऑर्डिनेंस हमने प्रोमलगेट किया, उसके बाद में क्या हुआ कि मॉनसून सेशन जो था हमारा लोकसभा का वो शुरू हुआ और राज्यसभा भी उस दौरान सेशन में थी। तो एक ऑर्डिनेंस का ड्यूरेशन क्या होता है? जैसा कि आप लोग 123 जब आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है कि ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो होता है टिल 6 वीक्स फ्रॉम द रिजम्पशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। 6 हफ्तों तक ये ऑर्डिनेंस लागू रह सकता है जब से बोथ हाउसेज दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों सेशन में आ जाते हैं। सो मॉनसून सेशन में इस ऑर्डिनेंस को फ्लोर किया गया और लोकसभा में इसे पास किया गया मेजोरिटी के साथ में, उसके बाद में राज्यसभा में इसे पास किया गया और फाइनली प्रेसिडेंट के पास इस ऑर्डिनेंस को भेजा गया फॉर एन असेंट। तो ये असेंट वहां पे प्रेसिडेंट का मिला और अब इस ऑर्डिनेंस को ट्रांसफॉर्म करके एक लेजिस्लेशन बना दिया गया है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। इस एक्ट के अंदर हमने क्या किया? ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया था इसको इस एक्ट के फॉर्म में हमने कॉन्क्रीट तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया। सो अब क्या होगा? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसे सेटअप किया जाएगा, 3 मेंबर्स उसमें बैठेंगे और वो 3 मेंबर्स डील करेंगे कौन से इश्यूज के साथ में? सर्विसेज के इश्यूज में। जो इश्यूज कहां दिए गए हैं, सर्विसेज के मैटर्स कहां लिस्ट है? तो अगेन एंट्री 41 ऑफ स्टेट लिस्ट दैट इज सेकंड लिस्ट, उसके अंदर ये आपको मिलता है और ये कमिटी NCC ऐसे डिसाइड करेगी। सो दिस इज द करंट स्टेटस। और ये समझने के बाद में हमें दिल्ली ऑर्डिनेंस इन सब के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स जानने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये ब्रांच आउट होते हैं आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से। सो आइए अब हम फैक्ट्स को कवर करते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है एज अ लॉ एस्पिरेंट, एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट एज वेल। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपको पता होना चाहिए दिल्ली कब कैपिटल बना था। सो 1911 में दिल्ली वाज मेड कैपिटल और उससे पहले कोलकाता हमारी कैपिटल हुआ करता था। सो उसे शिफ्ट किया गया 1911 में। किस आर्टिकल में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है? सो आर्टिकल 239 AA। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इस आर्टिकल को हमने ऐड किया था? सो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और एक सवाल और ही उठ सकता है कि इस यूनियन टेरिटरी दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन था? तो उस कमेटी का नाम है एस बालाकृष्णन कमेटी। एस बालाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी का रूप दिया। फिर बात आती है कि दिल्ली के स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कितने एमएलएज हैं? तो 70 एमएलएज दिल्ली के स्टेट लेजिस्लेचर में आपको मिलेंगे। दिल्ली के एलजी कौन है? मैंने आपको बताया था कि विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के एलजी है और इस जजमेंट का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट बारिंग द 3 मैटर्स जो कि हमको 239 के अंदर मिलते हैं। कौन से? पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। सो इन मैटर्स के अलावा एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहां पे दी गई है प्रेसिडेंट की? तो वो आपको आर्टिकल 123 में मिलती है, वेरस गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको मिलती है 213 के अंदर। वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस, तो मैंने आपको बताया कि भाई एक ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहता है? तो 6 वीक्स फ्रॉम द रिजम्पशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज जब पार्लियामेंट में एक साथ सेशन शुरू कर चुके होते हैं उससे 6 हफ्ते तक आपका ऑर्डिनेंस जो है वैलिड रहता है। मूविंग ऑन, कुछ और पॉइंट्स। अब ऑर्डिनेंस कैसे फ्रेम किया जाता है? तो ये बेस्ड होता है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हम एक ऐसा ऑर्डिनेंस चाहते हैं और उनकी एडवाइस के ऊपर ही ये ऑर्डिनेंस बनाया जाता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑर्डिनेंस क्या रह सकता है? तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। 6 वीक्स तो आपको आर्टिकल 123 में मिलेगा। आई होप दैट इज क्लियर एज वेल। 6 मंथ्स की बात कैसे आती है? तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे आप पार्लियामेंट के सेशन में एक बात पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज दैट इज लोकसभा या राज्यसभा के 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं आ सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम ऑर्डिनेंस फ्रेम करते हैं हाउस जैसे ही एडजन होता है उसी दिन, तो विद इन 6 मंथ्स वो हाउस को वापस से रिज्यूम करना पड़ेगा अपना सेशन। तो 6 मंथ्स वहां से हमें मिलता है और 6 वीक कहां से? तो आर्टिकल 123 में बताया गया कि जब 2 हाउसेस एक साथ अपनी सेशन शुरू कर चुके होते हैं वहां से 6 वीक्स के अंदर आपको ये ऑर्डिनेंस जो है उसको एनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा। लिस्ट हम पढ़ चुके हैं। और ज्वाइंट सिटिंग जो होती है हाउसेस की दैट इज लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग आपको कहां पे मिलती है? तो आर्टिकल 108 के अंदर आप ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं। और ज्वाइंट सिटिंग प्रिसाइड कौन करते हैं?
तो जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड की जाती है लोकसभा के स्पीकर द्वारा, और अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है, उनका नाम है ओम बिरला। कोरम ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे लिखा गया कोरम ऑफ पार्लियामेंट है 10%। व्हाट इज कोरम? तो एक मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज जो कि रिक्वायर्ड होंगे किसी भी दिन पार्लियामेंट की रेगुलर प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने के लिए, तो 10% है हमारा कोरम। और कोरम को ध्यान में रखते हुए टोटल कितने एमपीज एट टाइम होने चाहिए, सो 54.3, सिंस होल नंबर में हमें लेना पड़ेगा तो 55 एमपीज हमें एनी डे कोरम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड है। और सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की जो हम डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं वो कहाँ पे दी गई है, आर्टिकल 50। तो ये बात बताने के साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो इंडिया है वो एब्सोल्यूट दैट इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं करता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लॉफुल फैक्ट्स जानने के लिए, करंट लीगल डेवलपमेंट्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए लॉ प्रेस जुडिशरी के साथ, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।